वो निकालना है ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन। आपको एक तो ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ई नॉट सेल अगर आप निकालेंगे सेल का पोटेंशियल कि ये कितनी देर तक सेल काम करेगा, कितनी इसकी वोल्टेज होगी, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ये टर्म्स क्या क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। उसके बाद आपको हमेशा जो वैल्यूज दी होगी ई नॉट की, वो हमेशा दी होगी एस आर पी वाली। एस आर पी मतलब होता है आपको हमेशा वैल्यू देगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हमेशा आपको इसमें वैल्यू मिलेगी। 99% चांस है कि आपको हमेशा इसमें वैल्यू मिले। तो आप एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी तो वो यहाँ पे तो एज इट इज वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन की चाहिए, तो आप उसका सिंबल चेंज करके यहाँ पे रख देंगे। कहने का मतलब ये है कि एक रिलेशन होता है ई नॉट ऑक्सी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट रिडक्शन के बीच, ये एक रिलेशन होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देखूं कहूं कि ई नॉट Zn 2 प्लस से Zn इज इक्वल टू 0.76 माइनस का, और Cu 2 प्लस से Cu दे रखा है 0.34, ठीक है। हाँ, ये वैल्यूज दे रखी हैं और आपको कहा गया है कि बताइए इसका ई नॉट सेल बताइए। तो बच्चों ई नॉट सेल आपको कैसे पता चलेगा, आपको इन दोनों को देखकर ये बताना था कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन। तो वैल्यूज देखो, पहले तो दोनों वैल्यूज देखो कौन कौन सी दी है, Zn 2 प्लस से Zn और Cu 2 प्लस से Cu, दोनों की दोनों वैल्यू SRP है, मतलब ये वैल्यू भी SRP है और ये वैल्यू भी SRP। लेकिन आपको पता है कि इन दोनों में से एक ही जना जो है वो रिडक्शन करेगा, दूसरा तो ऑक्सीडेशन करेगा। तो आप देख के कैसे बताएंगे, वैल्यूज से। मैंने ट्रिक बताई थी, एक प्लस में एक माइनस में है, जो भी प्लस की वैल्यू होती है एसआरपी की, मतलब वो चाहता है कि उसका रिडक्शन हो। तो अगर इसका रिडक्शन होगा तो नेगेटिव वाले का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना, या आप उल्टा बोल सकते हो कि ये नहीं चाहता कि ये रिडक्शन करे, ये हमेशा ऑक्सीडेशन करना चाहता है। अब आप ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, तो ऑक्सीडेशन में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे लेकिन सिंबल अपोजिट करके, 0.76 यहाँ रखोगे, और रिडक्शन वाली में ये पुट करोगे एज इट इज, क्योंकि रिडक्शन वाली वैल्यू है एसआरपी वाली और आपको भी एसआरपी वाली ही चाहिए। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद बच्चों ये सारी कहानी जो है, ये कहानी चलेगी आप 25 डिग्री सेल्सियस पे एंड 1 मोलैरिटी पे या फिर 1 एटीएम प्रेशर पर, गैस के केस में। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कंडीशन चेंज हो गई, मोलैरिटी वगैरह सब बदल गई है, तो आप क्या करेंगे, तब आप नर्स इक्वेशन यूज करेंगे जो कि है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस तरीके से आप निकालेंगे, और इसको हमने लास्ट क्लास न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करें। डन। लेकिन ये कहानी कब है, जब कहानी 25 डिग्री की हो, 25 डिग्री सेल्सियस की कहानी हो, तब ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज एक दूसरा फॉर्मूला आप उसको देखिएगा। उसके बाद बच्चों अब आपने पूछा था छठा क्वेश्चन, तो प्लीज देखिए मैं छठा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। छठे क्वेश्चन में ऐसे है कि मान लीजिए जो जिंक है, खाली जिंक की रिएक्शन लिखोगे तो कुछ इस प्रकार से लिखोगे, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब अगर मैं कहूं इसके लिए ऐसी इक्वेशन बना के दिखाओ, इसके लिए ऐसी इक्वेशन बना के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। सेल तो नहीं लिखोगे, बेसिकली जिंक के लिए लिखोगे ना, जिंक का निकाल रहे हो, तो यहाँ जिंक जिंक लिख सकते हो आप कि ई नॉट जिंक का, ये चलो सेल ही लिख लो फिलहाल, तो माइनस 0.059 अपॉन में एन की वैल्यू रखोगे 2 लॉग बेस 10। अब बच्चों देखो प्रोडक्ट लिखना है तो आप ध्यान से देखिए प्रोडक्ट कौन सा है और रिएक्टेंट कौन सा है इनमें से। ठीक है, आराम से इसको देखो और फिर बताओ यही रिएक्शन है या वो वाली रिएक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल वाली। एक बार चेक करके बताओ मुझे, क्वेश्चन मैं भूल गया, या मैं ही देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना बस, मैं ही क्वेश्चन देख लेता हूँ। A zinc rod is different solution.
ओके, उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल की वो दिया है क्वेश्चन। बच्चों रिएक्शन उल्टी लिख दी उसने, जिंक का ना रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू दिया है, तो उसी हिसाब से लेना है आपको। ये वाला जिंक जो है 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और जिंक बनाता है, ठीक। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, जिंक जो है सॉलिड है, तो आप जिंक रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे ये चीज, यानी Zn2+ की कंसंट्रेशन। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है हमेशा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 का 95%। उसने कहा है कि ये जो वैल्यू है ये 0.1 का 95% डिसोसिएट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2 लॉग बेस 10 1, और यहाँ पे रखेंगे 0.1 का 95%। इस तरीके से इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करके यहाँ पे वो वैल्यू पुट करी है। अब एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख लोगे आंसर में तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे सुनिए क्या क्या करना है इसमें। वैसे नोट्स में दे रखा है, आप देखना एक बार, ठीक। इसके बाद फिर हमने बेटा डेल्टा जी निकालना सीखा। डेल्टा जी क्या होता है, -NFE सेल, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। बस इतना ही सीखा था अब तक। कोई डाउट हुआ हो आपको? एक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको एक टेबल दी गई है, उस टेबल को आपको याद नहीं करना, उस टेबल का आपको यूज करना आना चाहिए। यूज करना कैसे, कि उसमें सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो एसआरपी की वैल्यू है। एसआरपी की वैल्यू मतलब रिडक्शन करने की वैल्यू। अगर वो वैल्यूज नेगेटिव हैं या वो वैल्यू पॉजिटिव है। नेगेटिव है मतलब वो ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, रिडक्शन नहीं करना चाहते, और प्लस है मतलब वो रिडक्शन करना चाहते हैं। जो ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करना चाहते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। और इनके बीच में पड़ता है एकदम जीरो, इसका हाइड्रोजन का। मैं मार्कर में इंक डाल लूं, जब तक आपको कोई और डाउट हो तो पूछो, वरना मैं आज का टॉपिक पढ़ाऊंगा। सर भैया कल कहाँ तक खत्म कर दिया आपने? क्या जी? सर मैं कह रहा हूँ कल कहाँ तक खत्म कर दिया आपने? कल भाई बस हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई थी। कल हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे और एक टॉपिक पढ़ा था शायद गिब्स फ्री एनर्जी वाला, मतलब ये फॉर्मूला वाला। तो ये अब आपका छूट गया, शायद आप कल नहीं थे क्लास में। सर हाँ जी सर 15th क्वेश्चन। बोलो। सर ये कल वाला आपने रिकॉर्ड करवाया है? नहीं बेटा, कल वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ। कल वाली जो क्लास थी वो लैपटॉप में हुई थी, रिकॉर्ड भी नहीं हुई। मनमीत आप ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे हो? ऑफलाइन तो आप आ सकते हो। सर जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक कहाँ जाने देंगे घर वाले। हे भगवान, इतना प्यार करते हैं तुमसे और तुम देखो पढ़ाई नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। अरे भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी था एक क्वेश्चन। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? वो लॉग बेस 10। हाँ बताओ सर क्या बताऊं? गैल्वेनिक सेल तक तो हो गया ना? हाँ गैलेरिक सेल पूरा हो गया। सर सनिकेत आप जल्दी बोलो। ऑफलाइन वाली क्लास में उसके बाद के कराओगे ना, गैल्वेनिक सेल वाला हाँ के बाद? अब आज जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वही ऑफलाइन में चालू होगा। ओके सर। सनिकेत बोलो बेटा, वरना मिटा रहा हूँ मैं सब कुछ। अरे वो भैया वो नहीं था, लॉग बेस 10 कैसे पूछा गया था एक क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में ऐसे तो बस के लॉग बेस 10 के पूछा है तो बाकी वैल्यूज जरूर दी होंगी, उससे आप सॉल्व कर लेना। और लॉग से फिर एंटी लॉग निकालना होगा, तो एंटी लॉग में जिस दिन सिखा दूंगा आप वहां तक कर लो, लॉग तक। एंटी लॉग मतलब लॉग अगर उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, वहां तक कर लो। फिर जिस दिन एंटी लॉग देखना सिखाऊंगा तो वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। सर उसमें ई नॉट ई सेल नहीं दिया था। ई सेल नहीं दिया था? ई सेल 0 हो जाता है ना उसमें। हाँ ई सेल 0 हो जाएगा ना, जब आपका लॉग के वाला केस होगा तो ई नॉट सेल 0 हो जाएगा उस केस में।
ई नॉट नहीं होगा भैया, ई सेल होगा 0। ई सेल 0 होगा zero ना। होगा। ई नॉट की तो वैल्यू दी है उसमें। चलो मैं देखूंगा क्वेश्चन कौन सा तुम कह रहे हो। अब मेरी बात सुनो, आज का टॉपिक सुनो। आज हमें क्या पढ़ना है, मैंने नोट्स आपको भेज दिए 10 पेज के, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसे ग्रुप में पढ़े हुए हैं वो। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, इसमें कुछ टर्म्स हैं, आपको वो टर्म्स क्लियर करने अपने दिमाग में, वरना वो टर्म्स कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे को। मैं टर्म्स बोल देता हूँ। कंडक्टिविटी, ठीक, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ये सारे जो वर्ड्स हैं, कंफ्यूज रहता है बच्चा कि कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टिविटी क्या था, क्योंकि एक जैसा लग रहा है। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ये तो आपने सुना हुआ है फिजिक्स में, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। पर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी में बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो प्लीज जो मैं टर्म्स बताऊंगा अच्छे से क्लियर कर लो दिमाग में, और आपको उनकी ऐसा यूनिट्स ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल्स में पढ़ के ये नहीं पता चल पाता कि ये कंडक्टेंस दिया है या कंडक्टिविटी दी है। फिर से सुन लो, कंडक्टेंस दिया है या कंडक्टिविटी दी है, ये पता नहीं चलता अगर आपको ऐसा यूनिट याद नहीं है तो प्लीज ऐसा यूनिट पे फोकस करिएगा, तभी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। टॉपिक थोड़ा सा थियोरेटिकल भी है और बाकी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल। डन। अब ध्यान से सुनिए हमें क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली हमें पढ़ना है बच्चों कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, मैं आपको हल्का सा हिंट दे दूं कि आप एक सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें एक रॉड डालते हैं, एक और रॉड डालते हैं, और आपने यहाँ पे NaCl डाला हुआ है। तो NaCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na+ और Cl- की फॉर्म में। यहाँ पे आपने बैटरी डाली हुई है, नेगेटिव टर्मिनल की वजह से बच्चों ये यहाँ नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से बच्चों ये यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। और बच्चों आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया कुछ इस प्रकार से। अब ये बल्ब जो है ग्लो करता है, जैसे आप यहाँ पे स्विच, कहीं यहाँ पे स्विच लगा लो, लेट्स से आपने यहाँ स्विच लगा दिया कुछ इस प्रकार से, जैसे ही आप यहाँ पे स्विच ऑन करोगे ना, ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ये बल्ब जो है, बल्ब ग्लो। अब अगर बच्चों बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सर्किट पूरा है। सर्किट पूरा होता है तभी फिजिक्स में बल्ब जलता है। तो सर्किट आपको देखने में तो लग रहा है कि सर ये तो टूटा हुआ है, तो डूबा हुआ है पानी में, पानी कह लो या सॉल्यूशन कह लो। तो बेसिकली होता क्या है कि Na+ जाके यहाँ चिपकता है और Cl- जाके यहाँ चिपकता है। जब Cl- यहाँ पे चिपकता है तो अपना जो एक्स्ट्रा उसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है नेगेटिव चार्ज, वो इस रॉड को देता है। वो रॉड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और फ्लो करते करते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और फिर बल्ब से होता हुआ वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रखे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को फायदा उठा के Na जो प्लस है वो यहाँ पे आके चिपकता है। तो बेसिकली ये Na+ और Cl- के घूमने के चक्कर की वजह से यहाँ पे बल्ब जला है। तो इसी को हम कहते हैं कि कंडक्टेंस हो गया। और इस सॉल्यूशन को, ये जो अंदर सॉल्यूशन है, इसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा है, याद है थोड़ा बहुत या नहीं, याद है बच्चों की नहीं, नहीं याद है? यस सर। सर ये शायद वो रॉक सॉल्ट को करते थे ना Na+ अलग करने के लिए। हाँ, ये आप चैप्टर मेटल नॉन मेटल 10th क्लास में था। मेटल नॉन मेटल। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एनोड मड करके कुछ वर्ड था वहां पे। यस सर, यस अच्छा, वो सर। जो और वगैरह निकाल के छानते। हाँ, और से जो निकालते हैं, बहुत बढ़िया, और से जो निकालते हैं वही है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इसको पढ़ाने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो पीछे का टॉपिक्स का, कि कोई भी अगर आपका सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस, अगर हम उसको कंडक्टिविटी के आधार पे डिवाइड करें, कंडक्टिविटी क्या मतलब, जो बिजली को अपने अंदर से पास होने दे, जो बिजली को अपने अंदर से पास होने दे, उसको कहेंगे कि कंडक्टिविटी इसकी अच्छी है ना। तो सब्सटेंस 3 कैटेगरी में बढ़ सकते हैं। एक को तो आप कहते हैं कंडक्टर, एक को आप कहते हो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और एक को आप कहते हो इंसुलेटर। ठीक, इंसुलेटर के बारे में तो यही बताएंगे कि इंसुलेटर ऐसा चीज होता है जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो इसके और इसके बीच में लाई करते हैं, मतलब ये होते तो कंडक्टर हैं, पर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, अगर आप इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लोगे तो ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर आप इनका टेम्परेचर हाई कर देते हो, हाई टेम्परेचर, तो ये इनकी तरह काम करते हैं। तो सेमीकंडक्टर का यही खेल है।
एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, बेसिकली सेमीकंडक्टर जो है फिजिक्स का टॉपिक है, आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। और चैप्टर 1 है हमारी केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, उसमें भी थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर आपको मिलेगा, तो उसमें भी हम पढ़ा देंगे। उसके बाद आ जाओ बच्चों कंडक्टर। अब कंडक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है बच्चों मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर जिसको बच्चों आयोनिक कंडक्टर भी बोलते हैं कई बार, ठीक। और दूसरा है जो आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो बेसिकली ये टॉपिक हमको आज पढ़ना है, यही हमारा कंसर्न रहेगा, इस पे हम फोकस रहेंगे। लेकिन आपको थोड़ा बहुत मेटेलिक कंडक्टर भी हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि इससे लिंक करके आप ये चीजों को जल्दी समझ सकते हो। तो ये था एक ओवरव्यू। अब इसके बाद चलते हैं हम जरा मेटेलिक कंडक्टर के पास। ठीक, देखो मेटेलिक कंडक्टर को समझा लेता हूँ, अच्छे से फोकस करिएगा। कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, उन पे ध्यान दीजिएगा, बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया। ये एक तार है और तार में आपने यहाँ से कनेक्शन करा हुआ है, नेगेटिव, चलो इसे पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, इस तरीके से। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। और इस तरीके से इसमें करंट बन रहा होगा। डन। अब बच्चों ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, मतलब यहाँ पे जो कंडक्टर है वो तार है। तो बेसिकली मेटेलिक कंडक्टर में जो एग्जांपल्स हैं वो है मेटल्स। मेटल्स में बच्चों ये सबसे बढ़िया, हम तो कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर भी ले सकते हो, और भी चीजें हैं मेटल्स में जो आप कंडक्टर के रूप में ले सकते हो। क्योंकि कॉपर सस्ता है इसलिए कॉपर की वायरिंग आपके घरों में होती है। तो ये मेटेलिक कंडक्टर के एग्जांपल्स में मेटल आ सकते हैं। डन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे जो बिजली बन रही है, यहाँ पे जो बिजली बनती है, बल्ब वगैरह पंखा वगैरह चलता है, तो किसके फ्लो की वजह से बिजली बनती है? तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। तो यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पे जो बिजली है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है, मतलब जो करंट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से बनता है। जबकि और बातें इसमें डिस्कस करें तो आप मुझे बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं, आपका जो तार 2 मीटर का आपने लिया था, क्या वो समय के साथ कम होता है, समय के साथ बढ़ता है, या तार की लेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता? बताइए। समय, बोलिए बच्चों। अगर आप इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते हैं तो क्या ये तार छोटी बड़ी हो जाती है क्या समय के साथ, या तार उतनी ही बड़ी रहती है? नो सर, उतनी रहती है सर। उतनी ही रहती सेम है। साइज है। हाँ सेम साइज रहता है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो कंडक्टर का साइज है, कंडक्टर के साइज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कंडक्टर का साइज अगर आपने 2 मीटर का तार लिया हुआ था तो 2 मीटर का तार ही रहता है, उसमें बस इलेक्ट्रॉन इधर से उधर फ्लो करने लग जाते हैं और कोई चेंज नहीं आता मैटर में। ठीक, उसके बाद अगर मैं इसके रेसिस्टेंस की बात करूं तो आप कहेंगे कि सर इसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब आप रेसिस्टेंस बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है जी। तो इस प्रकार से, अच्छा एक बात और मुझे बताओ, अगर मैं उल्टा करके पूछूं तुमसे, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो क्या इसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी? सर घट जाएगी। घट जाएगी। कंडक्टिविटी मतलब रेसिस्टेंस का उल्टा। रेसिस्टेंस मतलब होता है रोकना, कंडक्टेंस मतलब होता है करंट को चालू रखना। तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, तो मैं लिखते हैं रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि मेटेलिक कंडक्टर के बारे में हर एक बच्चे को पहले से ही पता है, 10th क्लास में भी पता था, और अब तो आप 11th 12th में आ गए तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ ही लिया होगा कि भैया मेटेलिक कंडक्टर्स में मेटल यूज होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जिसकी वजह से करंट बनता है। इसमें कंडक्टर का साइज में कोई चेंज नहीं है, मतलब 2 मीटर की तार है तो 2 मीटर की रहेगी, 4 साल बाद आओगे तो भी ये 2 मीटर, 40 साल बाद आओगे तो भी ये 2 मीटर। मतलब यहाँ कोई भी मैटर का डिकम्पोजिशन नहीं होता, मैटर का डिकम्पोजिशन नहीं होता। तो इस प्रकार से, और टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है इस सर्किट में, और कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस जो है और कम हो जाता है। कंडक्टिविटी का मतलब यहाँ समझ लो करंट से, करंट कम हो जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको चारों पॉइंट समझ आ गए। अब मैं जरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में 4 बातें बताता हूँ, सेम इसके अपोजिट वाले, जरा ध्यान से देखिएगा।
बच्चों ये मैंने दो इलेक्ट्रोड्स ले ली, दो प्लेट ले ली इलेक्ट्रोड्स की और एक बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया। क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आपने लेड से भरा हुआ है मोल्टन NaCl। क्या भरा हुआ है? मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl का मतलब है पिघला हुआ NaCl। वैसे तो NaCl सॉलिड फॉर्म में मिलता है, आपने इसको पिघला दिया, या तो मोल्टन बोल लो या फ्यूज वर्ड भी यूज होता है कई बार, फ्यूज्ड NaCl। अब जैसे आप इसमें फ्यूज्ड NaCl भरोगे तो बेसिकली NaCl जो है एक आयनिक बॉन्ड से बना हुआ है, तो यहाँ पे Na+ और Cl- इस तरीके से आपको कई सारे ढेरों आयंस दिखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको दो दिखा रहा हूं। जैसे आप यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि प्लस वाला आइटम जो है वो यहाँ भागेगा और नेगेटिव वाला आइटम जो है वो यहाँ भागेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों अगर मैं कहूँ कि रिएक्शन बताइए क्या हो रही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ वाले पे यानी नेगेटिव वाले पे ये रिएक्शन हुई होगी कि Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और Na बन के रॉड पे चिपक गया होगा। ठीक, ये कहाँ से आया? ये आया सॉल्यूशन से। ये कहाँ पे है? ये रॉड पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और ये कहाँ पे चिपका है? रॉड पे। आप मुझे देखकर बताइए ये ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? जल्दी से देखकर बताइए। रिडक्शन। ये रिडक्शन हुआ। तो बच्चों रिडक्शन जहां होता है हम उसको एनोड बोलते हैं या कैथोड बोलते हैं? कैथोड। कैथोड बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे कैथोड है। वहीं दूसरी तरफ मैं कहूँ Cl- की रिएक्शन लिख के दिखाइए, तो Cl- का कहाँ लिखे हम? रिएक्शन यहाँ लिख देते हैं छोटा छोटा सा। Cl- है वो रॉड पे गया, उसमें Cl बना और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब आपको भी पता है कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 होता है, तो ये 2 लिख लो, यहाँ पे बैलेंस के लिए 2 लगा दो, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ से आए? ये आए सॉल्यूशन से। ये कहाँ पे चिपका? ये रॉड पे चिपका है। ये इलेक्ट्रॉन किसने कहाँ छोड़े हैं? रॉड पे इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। आपसे पूछूं कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन, तो -1 से कोई चीज 0 पे चली गई है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम कहते हैं एनोड। तो आप नोटिस करिए, तो एनोड जो है वो प्लस है और उसकी तरफ नेगेटिव का आइटम भाग रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, एनायन जो है आपका, एनायन दैट इज Cl-, वो भाग रहा है एनोड की तरफ। एनोड का सिंबल रॉड जो है वो पॉजिटिव है और एनायन जो है वो नेगेटिव। जबकि दूसरी तरफ यहाँ वाली तरफ क्या हो रहा है? कैटायन जो है, कैटायन वो भाग रहा है कैथोड की तरफ। कैथोड कैसा है? नेगेटिव। देख लीजिए नेगेटिव है, लेकिन कैटायन कैसा होता है? पॉजिटिव। एग्जांपल के लिए Na+। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि कैटायन कैथोड पे जा रहा है और एनायन एनोड पे जा रहा है, उनके सिंबल्स आपके सामने है सब कुछ। अब इसके बारे में ये 4 बातें बता देता हूँ, ये 4 बातें यहाँ मिटा रहा हूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ, अब इसे मिटा रहा हूँ। देखिए अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों यहाँ पे जो कंडक्टेंस हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो बिजली बनी है, वो किसके फ्लो की वजह से बनी है? मेटेलिक कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ आयंस फ्लो कर रहे हैं। तो आप लिखोगे कि यहाँ पे बिजली बनती है आयंस फ्लो की मदद से। सेकेंड चीज, आप मुझे बताइए, जब ये आयंस समय के साथ रॉड पे चिपकते जाएंगे तो रॉड पे उनका पोजीशन, रॉड पे जो है वो इकट्ठे होने लग जाएंगे। बेसिकली आपने NaCl का डिकम्पोजिशन कर दिया, यानी समय के साथ यहाँ सॉल्यूशन से NaCl गायब होने लग जाएंगे। पहले NaCl खूब सारे थे, फिर कम होने लग जाएंगे। जबकि तार पहले 2 मीटर थी, तार 2 मीटर ही रहेगी। तो मेटेलिक कंडक्टर में तो कोई डिकम्पोजिशन देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का। डिकम्पोजिशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट क्या है बच्चों? जो आपने इसके अंदर डाला है, जो बिजली हेल्प करा रहा है आपको बिजली कंडक्ट कराने में, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक, तीसरी चीज बच्चों, इसका रेसिस्टेंस। तो हम आपको बता दें कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है, सॉरी रेसिस्टेंस इसका घट जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। जी हाँ, ये अपोजिट बोल दिया मैंने। यहाँ पे आप देखेंगे मेटेलिक कंडक्टर में तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा था जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, पर यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है। क्यों बच्चों? साफ साफ दिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये जल्दी जल्दी चिपकेंगे, और जल्दी जल्दी चिपकेंगे तो उतनी ज्यादा कंडक्टेंस हो।
तो अपोजिट है, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट आपको इसके देखने को मिलेंगे। पेपर में आएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो आपको 3-3, 4-4 पॉइंट्स मैंने टेबल में बना के दिए हैं और समझा भी दिए, आप इसे देख के याद करके लिख देना। ठीक, अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, इसे मिटाने जा रहा हूँ। चलिए सर हाँ जी, सर टाइम के साथ ये रॉड की थिकनेस नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। टाइम के साथ रॉड मोटी होती चली जाएगी, क्योंकि एक पे Na+ चिपकता जा रहा है, एक पे Cl-, बिल्कुल बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद बच्चों, अगर मैं पूछूं ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो यानी आपने NaCl इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला था, तो क्या इसके भी टाइप्स होते हैं? तो जी हाँ, इसके भी टाइप्स होते हैं बच्चों। 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के दोनों कंडक्शन करेंगे, मतलब बिजली बनाने में, करंट के फ्लो में हेल्प दोनों करेंगे, पर ये ज्यादा करेगा, ये कम करेगा। कैसे करेगा जरा ध्यान से देखिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप एग्जांपल ले सकते हैं HCl का, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप एग्जांपल ले सकते हैं CH3COOH का। कैसे? ये ऐसे कि अगर आप 10 HCl लेते हैं, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम याद आ रहा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट याद आ गया, नहीं आया अभी तक? आगे मैंने उसमें ही पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में, नहीं पढ़ा, नहीं याद है तो देखो। मान लीजिए आपने 10 HCl लिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ये खास बात है, ये पूरा का पूरा आयंस में टूट जाता है, यानी 100% डिसोसिएशन हो जाता है। यानी कि ये टूटेगा तो 10 H+ बनाएगा और 10 ही Cl- बनाएगा। तो देखो कितने सारे आयंस हो गए। ये सारे के सारे आयंस फटाफट कैथोड एनोड की तरफ चिपकना चालू कर देंगे। लेकिन अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, लेट्स से 10 CH3COOH लेते हो, तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है, और उसलिए ये 10 जब अगर लेओगे तो मात्र 4, है ना, समझाने के लिए ले रहा हूं सिर्फ, 4 CH3CO- और 4 H+ प्रोड्यूस करेगा। बाकी 6 के 6 ऐसे ही रह जाएंगे इसी फॉर्म में। तो जब 6 के 6 इसी फॉर्म में रह जाएंगे, तो ना वो प्लस हुए ना वो माइनस हुए, तो वो कहीं नहीं भागेंगे, ये भागेंगे। तो देखो आयंस कम है तो भैया बिजली भी कम देर के लिए बनाएंगे, यानी कंडक्टेंस भी कम हो। तो इनमें कंडक्टेंस कम होती है, इनमें कंडक्टेंस ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग और वीक आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया। डन। पहचानोगे कैसे? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग में काउंट होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। जितने भी वीक एसिड हैं, वीक बेस हैं, वो सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट में काउंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये इसके टाइप्स हो गए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपका जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस हो रहा है, क्या इसके कोई फैक्टर्स भी हैं? मतलब क्या आप इनको कम ज्यादा कर सकते हैं? तो जी हाँ, इनके फैक्टर्स भी हैं। 5 फैक्टर्स हैं बच्चों, जल्दी जल्दी से पांचों बता देता हूँ, प्लीज फोकस करके पढ़िए, फिर इसको एक बार नोट से पढ़ के आइएगा। पहला फैक्टर है बच्चों सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। मतलब अरे भैया, अगर आपका सॉल्यूट जो है वो बहुत तगड़े तरीके से चिपका हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने 2 रॉड ली और एक रॉड यहां लिया आपने, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब बच्चों अगर इन दोनों ने बहुत एक दूसरे से को कस के पकड़ा हुआ है, तो ये रॉड जो है नेगेटिव वाली और ये रॉड पॉजिटिव वाली, ये इनको अपने पास बुला नहीं पाएगी। मतलब आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब इनका अट्रैक्शन टूटेगा। और दूसरा केस ले लो कि बहुत कमजोर है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कमजोर अट्रैक्शन है और वीक आयनिक बॉन्ड है, बेसिकली वीक आयनिक बॉन्ड है, तो जल्दी से टूट जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा तो जल्दी चिपक जाएगा। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा तगड़े तरीके से लोग एक दूसरे को पकड़ेंगे, उतना ज्यादा ये लोग टूटेंगे नहीं तो बिजली फ्लो नहीं होगी। तो मैंने क्या लिख दिया? कंडक्टेंस कम। सेकंड देखो सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन मतलब क्या है? सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन ऑफ आयंस मतलब जब सॉल्वेंट अट्रैक्ट कर ले आपके
आयंस को, किसके आयंस को, सॉल्यूट के आयंस को। ये ऑलरेडी पॉइंट आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो याद होगा आपको, Na+ जो है, अगर आपने यहाँ NaCl को पानी में डाला है तो Na+ को बच्चों पानी घेर लेता था इस प्रकार से। ठीक, और Cl- को भी पानी घेर लेगा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से Na+ को भी पानी ने घेर लिया, Cl- को भी पानी ने घेर लिया। ये पानी कैसे है, पानी इस तरीके से दिखा रहा हूं मैं कि OH और H यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचता है तो नेगेटिव बन जाता था, ये पॉजिटिव बन जाता था। तो पानी के अंदर एक नेगेटिव एंड होता है, पानी के अंदर एक पॉजिटिव एंड होता है। इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, जिसमें नेगेटिव एंड दिखा रहा है ऑक्सीजन और पॉजिटिव एंड दिखा रहा है हाइड्रोजन। तो जैसे ही NaCl अलग होते हैं तो बेसिकली पानी ही उनको अलग कराता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपको याद होगा, हमने इस पर बहुत पढ़ाई पहले भी कर रखी है 11th क्लास में। तो NaCl को पानी ने ऐसे घेर लिया। अब बच्चों यहाँ पे जो रॉड है नेगेटिव वाली, ये वाली रॉड यहाँ पे, तो ये Na+ इस तरफ जब ही भाग पाएगा जब ये सॉल्वेशन के आयंस को छोड़ेंगे। सॉल्वेशन के आयंस से छोड़ ही नहीं रहे तो Na+ को यहाँ जाने में दिक्कत होगी। अगर यहाँ जाने में दिक्कत होगी तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। तो बच्चों सॉल्वेशन ऑफ आयंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना कम होगा। इस प्रकार से दो फैक्टर आप, मुझे लगता है आपको समझ आ गए होंगे। तीसरा फैक्टर है बच्चों विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये तो आप समझते ही हैं, विस्कोसिटी मतलब होता है फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड। जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के ऊपर लेयर बना के चल रहा है तो उसमें जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको ही कहते हैं हम विस्कोसिटी, लिक्विड के केस में। अब इन Na और Cl को बेसिकली सॉल्वेंट में ही मूव करना है। अब सॉल्वेंट में ही बहुत ज्यादा विस्कोसिटी है तो इन आयंस को मूव करने में दिक्कत होगा। अगर मूव करने में दिक्कत होगा तो रॉड पे नहीं जा पाएंगे, रॉड पे नहीं जा पाएंगे तो कंडक्टेंस भी नहीं करेंगे। तो सेम अगर विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है तो बच्चों कंडक्टेंस कम हो जाएगा। यानी तीनों के तीनों फैक्टर बढ़ेंगे तो ये तीनों के तीनों फैक्टर कम हो जाएंगे। नाउ कम्स टू चौथा फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो आपको पता ही है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी आयंस, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई आयंस की तो बच्चों कंडक्टेंस जो है या कंडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। भाई इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो फटाफट आके चिपकेंगे अपने रॉड पे, ये नेगेटिव की तरफ, और यहाँ पे मैंने एक रॉड बना दी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इस तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको चार फैक्टर समझ आ गए। नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जी हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये जो NaCl है, क्या ये डाइल्यूट है, क्या ये कंसंट्रेटेड है? डाइल्यूट है तो कितना डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है तो कितना कंसंट्रेटेड है, क्या इससे फर्क पड़ता है? हाँ, इससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन हमारे टॉपिक में, चैप्टर में। ठीक, अभी इसको नहीं बता रहा मैं, पर इससे जो फर्क पड़ता है वो आपको आगे समझ आ जाएगा। अभी नहीं बता रहे क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है वो एक अलग से ही टॉपिक है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन, मतलब जब आप पानी डालेंगे तो क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा कंडक्टेंस के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको चारों पांचों फैक्टर समझ आ गए। अब जाइए बच्चों नोट्स में, कितने पेज पढ़ने हैं? 4 पेज पढ़ के आइए। सर 4 पेज पहले पढ़ वाला के बता आइए दो। नोट्स में। पहला वाला ये है बेटा कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, मतलब जितना तगड़े तरीके से एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे उतना दिक्कत होगा इनको यहाँ पे चिपकने में, और जब चिपकने में दिक्कत होगा तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। ओके सर। होता ना आयोनिक इंटरेक्शन प्लस माइनस बहुत तगड़े तरीके से चिपके हैं, वही लिखा है। जाइए बच्चों 4 पेज पढ़ के आइए और फिर रेज योर हैंड कि हाँ हमने चारों पेज पढ़ लिया, हमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो पूछे, वरना मैं 5वें पेज पे चलता हूँ।